वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में चैप्टर 2 वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाश की इसके टॉपिक्स पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म, पतली फिल्म द्वारा व्यतिकरण, इसके बाद फ्रेसनेल्स बाई प्रिज्म और फिर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म, पतली फिल्म द्वारा व्यतिकरण। इसमें हम साबुन की एक पतली फिल्म लेंगे और उसके द्वारा जो इंटरफेरेंस की घटना ऑब्जर्व हो रही है उसकी स्टडी करेंगे। कलर्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन सोप फिल्म, कलर्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन सोप फिल्म, सोप फिल्म कलर्स आर ऑब्जर्व्ड एंड दीज ब्राइट कलर्स ऑन फिल्म कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यानी साबुन के बुलबुले पर चमकदार रंग दिखाई पड़ते हैं और इन चमकदार रंगों को प्रकाश के व्यतिकरण के सिद्धांत से समझा जा सकता है। तो प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत वहां अप्लाई होगा साबुन के फिल्म पर या बुलबुले पर जो चमकदार रंग दिखाई देते हैं, और उनकी मदद से ये जो चमकदार रंग दिखाई दे रहे हैं इनकी एक्सप्लेनेशन हम इंटरफेरेंस या व्यतिकरण की मदद से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आइए देखते हैं। हम कंसीडर ए फिल्म ऑफ सोप RSTU is a film of soap of thickness T, मोटाई T है, thickness T, and surface RS is exposed to atmosphere. This surface is exposed to atmosphere, or this is in air, and another surface TU is intermediate between film and water. This is intermediate between film and water. Here water and this is film. This is intermediate surface. इस तरह से एक फिल्म RSTU जिसकी मोटाई T है, फिल्म की मोटाई T है, और सतह RS वातावरण के संपर्क में है, सतह RS वातावरण के संपर्क में है, एयर के संपर्क में, पर विचार करते हैं। सतह TU फिल्म तथा जल के बीच है। तो ये इंटरफेस है फिल्म और जल के बीच का। अब हम कंसीडर करते हैं इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स एट B ऑन द सरफेस RS। इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स एट B ऑन द सरफेस RS। हियर इज आवर इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे AB strikes on at B on the surface RS and incident angle is I. Then some part of this ray, इस रे का कुछ भाग रिफ्लेक्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ BE। तो BE रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल I होगा। एंड सम पार्ट रिफ्रैक्टेड, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया या अपवर्तित हो गया। तो अपवर्तित किरण यहां मिल गई हमें, और ये इसमें से रियर सरफेस UT से रे का सम पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये R एंगल है, तो R एंगल पर रे रिफ्लेक्ट होकर D पर जाएगी और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगा और ये इन द फॉर्म ऑफ CG बाहर निकल जाएगा, वाटर में चला जाएगा। तो इस तरह से हमारी रे D पर पहुंची और यहां पर रे का फर्दर रिफ्रैक्शन होगा यानी अपवर्तन होगा और रे BE के पैरेलल हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये जो एंगल आएगा ये भी 90 माइनस I होगा। यानी 90 माइनस I ये एंगल है। ये एंगल 90 माइनस I कैसे हो गया? तो ये परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, और यहां से एंगल I है, तो सर्टेनली यहां ये वाला एंगल 90 माइनस I हो गया। तो चूंकि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखी है DH BE पर, तो ये 90 डिग्री है। देन एंगल, दिस एंगल इज I and this angle must be 90 minus I because this angle is 90. Another reason, these two rays are parallel, BE and DF. Then this angle is 90 minus I, then this angle will be also 90 minus I. Now we come to explanation part. Incident ray AB strikes at B on surface RS, strikes at B with angle of incidence I,
and ray AB is reflected partially along BE. Ray AB is reflected partially along BE. This is reflection along BE at angle I, and rest is refracted along BC with angle of refraction I. Rest is refracted in the direction BC with angle R, and at C we see the ray reaches C. तो इसको हम देखेंगे। आपतित किरण AB सतह RS पर बिंदु B पर आपतित करती है और बिंदु B पर आपतन कोण I के साथ पड़ती है। तो ये आपतित किरण हमारी AB है जो कि एंगल I यानी आपतन कोण I पर बिंदु B पर पड़ती है, और इसके बाद किरण AB आंशिक रूप से BE की दिशा में परावर्तित हो जाती है। BE की दिशा में आंशिक रूप से परावर्तित हो जाएगी, यानी इस रे AB का कुछ भाग परावर्तित हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे मिल गई, और कुछ भाग अपवर्तित हो जाएगा। तो शेष भाग BC की दिशा में अपवर्तन कोण R के साथ अपवर्तित हो जाता है। तो शेष भाग अपवर्तित हो गया। फिर रे हमारी आगे बढ़ेगी। सम पार्ट ऑफ BC इज रिफ्लेक्टेड अलोंग CD। इस जो रे BC है इसका सम पार्ट रिफ्लेक्टेड अलोंग CD एंड व्हिच फर्दर रिफ्रैक्ट अलोंग DF, जिसका फर्दर रिफ्रैक्शन होता है और DF डायरेक्शन में चली जाती है, जो कि पैरेलल है BE के। रे BC यानी किरण BC का कुछ भाग CD की दिशा में, BC का कुछ भाग CD की दिशा में परावर्तित हो जाता है, एंगल R बनेगा, और फिर ये आगे चलकर DF दिशा में अपवर्तित हो जाती है। तो यहाँ अपवर्तन की घटना ऑब्जर्व होगी। नाउ ड्रा परपेंडिकुलर DH ऑन BE। इस तरह से हम परपेंडिकुलर DH ड्रॉ करेंगे। BE हमारी रिफ्लेक्टेड रे BE पर, परावर्तित किरण BE पर हम एक परपेंडिकुलर DH ड्रॉ करेंगे, और इसके बाद हम BE और DF दो रे हैं, इनके बीच हम पथांतर या पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे। पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रे DF एंड HE या BE, दो किरणों DF तथा HE के मध्य या BE के मध्य पथांतर। तो पथांतर हम देखेंगे कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चली है। रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण यहां से सीधे चली जाती है, जबकि जो दूसरी रे है इसको यहां से लेके BC डिस्टेंस प्लस CD डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है। तो दूसरी रे को BC प्लस CD डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, और ये जो D पॉइंट है ये H के इक्विवेलेंट है। तो इस तरह से हम जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो इन दोनों बिंदुओं पर देखेंगे, हमारा पाथ डिफरेंस या रास्ते का अंतर कितना है, पथांतर। तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। x डैश इक्वल टू BC प्लस CD इनसाइड फिल्म, यानी BC प्लस CD ये फिल्म के अंतर्गत चली गई दूरी है, इसमें से माइनस करेंगे BH इन एयर, BH इन एयर माइनस कर देंगे, हमारा पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, BC प्लस CD ये दूरी फिल्म के अंदर ट्रेवल कराई रे से, और दूसरी रे BH डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एयर में, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो हमें जो दो रेज हैं BE और DE के मध्य पथांतर या पाथ डिफरेंस का पता चलेगा। तो कैलकुलेट करते हैं। तो BC प्लस CD इनसाइड फिल्म है, तो जो लाइट जिस स्पीड से ट्रेवल करेगी म्यू टाइम्स वो घट जाएगी। तो इस तरह से BC प्लस CD म्यू, ये हमारी डिस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गई। और BH इन एयर, तो एयर वही रहेगी हमारी BH। अब हम BC और CD समान है तो इनको जोड़ देंगे, 2BC इंटू म्यू माइनस BH, और हम BC की गणना करेंगे। BC की गणना के लिए हम देखते हैं BC ये भुजा है हमारी BC साइड, और CJ परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसकी गणना कर सकते हैं हम इन टर्म्स ऑफ CJ। CJ क्या है, CJ इज थिकनेस ऑफ फिल्म, फिल्म की मोटाई है, तो T है, तो CJ की वैल्यू मालूम है। तो हमारा जो BC होगा वो CJ अपान cos R, ये होगा BC की वैल्यू CJ अपान cos R। क्यों, क्योंकि CJ अपान BC इक्वल टू cos R। तो हमें BC की वैल्यू निकालनी है, तो CJ अपान cos R हम सीधे सीधे लिख देंगे। तो इस तरह से 2
बी सी की वैल्यू सी जे अपान कॉस आर इंटू म्यू माइनस बी डी साइन आई। बी डी साइन आई बी एच की वैल्यू है, ये कैसे आया, तो बी एच हमारा ये निकालना है और बी डी के टर्म्स में निकालना है। तो ये हमारा इस समकोण त्रिभुज का कर्ण हो गया और जो बी एच है ये चूंकि लंब है, एंगल यहाँ आई है तो लंब लेंगे हम। तो इस तरह से हमारा जो बी एच आएगा ये बी डी साइन आई आ जाएगा। तो इसको यहाँ लिख लेंगे हम बी डी साइन आई। और इस तरह से एक्स डैश इक्वल टू 2 सी जे की वैल्यू टी म्यू अपान कॉस थीटा माइनस 2 सी जे टेन आर। बी डी की वैल्यू 2 सी जे टेन आर होती है, तो कैसे आएगी ये देख लेंगे। बी डी की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम पहले ये आधा पार्ट निकालेंगे। आधा पार्ट क्या होगा, हमारा ये एंगल आर है तो यहां पर हम मान लेते हैं जे, ये जो पॉइंट है बी जे अपान सी जे इक्वल टू टेन आर। बी जे अपान सी जे इक्वल टू टेन आर, तो बी जे इक्वल टू सी जे टेन आर। तो सी जे टेन आर, और चूंकि हमने इतनी ही डिस्टेंस कैलकुलेट की इतना, फिर ये इक्वल ही होगा तो इसलिए ये हमें डबल करना पड़ेगा। तो बी डी की वैल्यू मिलेगी तो 2 सी जे टेन आर हम यहां रखेंगे तो हमें ये बी डी की वैल्यू मिलेगी। तो ये हमने यहां रख दी 2 सी जे टेन आर इंटू साइन आई। और इसको जब पुट करेंगे तो हमारा सी जे हम जानते हैं टी है, थिकनेस ऑफ फिल्म। पुट करेंगे एक्स डैश इक्वल टू 2 म्यू टी अपान कॉस आर, ये टर्म वही रहा, माइनस 2 टी, सी जे की वैल्यू टी हो गई, और टेन आर को हम साइन आर अपान कॉस आर रखेंगे। और साइन आई को स्नेल के नियम से, स्नेल का क्या नियम है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, ये स्नेल का नियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिल्म और फिल्म का अपवर्तनांक। तो यहां से साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर मिला, तो म्यू साइन आर हमने लिख दिया और साइन का स्क्वायर यहां आ जाएगा। तो इस तरह से 2t अपान कॉस आर, ये बाहर निकल गया, म्यू भी बाहर निकलना चाहिए, और म्यू जब बाहर निकालेंगे 2 म्यू टी अपान कॉस आर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर आर हम जानते हैं कॉस स्क्वायर आर के बराबर होगा। तो इस तरह से हमारी जो ये डिफरेंस आ गया एक्स डैश इक्वल टू पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी कॉस आर, ये कैलकुलेट हो गया हमारा 2 म्यू टी कॉस आर। ये हमारा पाथ डिफरेंस आ गया बिटवीन टू रेज बी ई एंड डी एफ। और इसके बाद भी पाथ डिफरेंस और भी आएगा, थोड़ा सा ज्यादा आएगा। क्या आएगा, व्हेन ट्रांसवर्स वेव गेट रिफ्लेक्टेड, व्हेन ट्रांसवर्स वेव गेट रिफ्लेक्टेड एट डेंसर मीडियम, व्हेन ट्रांसवर्स वेव गेट रिफ्लेक्टेड एट डेंसर मीडियम इट सफर्स फेज चेंज ऑफ पाई और 180 डिग्री, पाई रेडियन और 180 डिग्री। ए फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री और पाई रेडियन अकर व्हेन रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम denser medium या reflected at denser medium which cause a path difference of lambda by 2. This phase difference is equivalent to path difference lambda by 2. However, no phase change take place if reflection take place at rarer medium. No phase change take place if reflection takes place from rarer medium. इस तरह से जब कभी अनुप्रस्थ तरंगे सघन माध्यम से परावर्तित होती हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगे सघन माध्यम से परावर्तित होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, तो उनकी कला में 180 डिग्री या पाई रेडियन का कलांतर उत्पन्न हो जाता है, जो कि पथांतर में लैम्डा बाई 2 के बराबर होता है। इस तरह से पथांतर लैम्डा बाई 2 का आ जाता है पाथ डिफरेंस। परंतु विरल माध्यम से परावर्तित होने पर कला हमारी अपरिवर्तित रहती है या अनचेंज रहती है। तो इसलिए हम टोटल पाथ डिफरेंस में लैम्डा बाई 2 प्लस माइनस और करना पड़ेगा। हेंस टोटल पाथ डिफरेंस बिटवीन बीई एंड डीएफ रेज, यानी किरणें बीई और डीएफ के बीच में कुल पथांतर हमें और ऐड करना पड़ेगा लैम्डा बाई 2। तो एक्स इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर, ये पहले से था, प्लस माइनस लैम्डा बाई 2, और हमने पाथ डिफरेंस ऐड किया। तो इस तरह से टोटल पाथ डिफरेंस या कुल पथांतर हमारा लैम्डा बाई 2 आ गया। लैम्डा बाई 2 नहीं, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। अब हम इसको डिफरेंस फ्रिंजेस के लिए देखेंगे, डार्क एंड ब्राइट के लिए। फॉर डार्क ब्राइट फ्रिंजेस, दीप्त पट्टियों के लिए या ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, एक्स इक्वल टू एन लैम्डा हम ये जानते हैं, ये रख देंगे।
2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा इक्वल टू एन लैम्डा, और लैम्डा बाई 2 को हम इधर ले जाएंगे तो हमारा 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ये हमारी ब्राइट फ्रिंजेस के लिए कंडीशन आ गई। तो जिन पॉइंट्स पर ये सेटिस्फाई हो रही कंडीशन पथांतर की 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर, उन बिंदुओं पर ब्राइट फ्रिंजेस दिखेंगी, हमारी दीप्त पट्टियां दिखेंगी। डार्क फ्रिंजेस किन बिंदुओं पर दिखेगी? और डार्क फ्रिंजेस अदीप्त पट्टियों के लिए x इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2 ये रखेंगे तो हमारी डार्क फ्रिंजेस के लिए पोजीशन मिलेगी, डार्क फ्रिंजेस की कंडीशन मिलेगी या पथांतर मिलेगा 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 बाई लैम्डा बाई 2। 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू, इसको यहां ले जाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा 2n प्लस माइनस 2 लैम्डा बाई 2। ये कंडीशन आ गई हमारी डार्क फ्रिंजेस के लिए। तो इन जिन बिंदुओं पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वहां डार्क फ्रिंजेस अदीप्त पट्टियां बनेंगी। तो इस तरह से साबुन की फिल्म या फिल्म के कारण जो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त हो रहा है उसमें कलर्स दिखाई दे रहे हैं। जिन कलर्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही ब्राइट फ्रिंज की, वहां पर कलर्स हमें ऑब्जर्व होंगे। जिन कलर्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो यहां डार्क फ्रिंजेस बन जाएगी और कलर्स ऑब्जर्व नहीं होंगे। देन कलर्ड फ्रिंजेस, रंगीन पट्टियां। हम जानते हैं सपोज सनलाइट इज फॉलिंग ऑन फिल्म ऑफ थिकनेस टी, सनलाइट इज फॉलिंग ऑन आवर फिल्म, देन व्हेन वैल्यू ऑफ 2 म्यू टी when value of 2 mu t cos r satisfy 2n plus minus 1 lambda by 2, then this condition, when this condition is satisfied by any particular color lambda, this condition satisfied by any color lambda, this is condition for bright fringes, then fringe of that color will be seen because there is constructive interference, bright fringe will be observed, then fringe of that color will be seen. It is region of colored fringes, यही रीजन है कलर फ्रिंजेस का। यानी यदि फिल्म के ऊपर सफेद प्रकाश पड़ रही है जो कि ऑर्डिनरी सनलाइट पड़ती है, यदि फिल्म के ऊपर सफेद प्रकाश पड़ता है या सनलाइट पड़ता है तो जिस रंग के लिए 2 म्यू टी कॉस आर का मान, 2 म्यू टी कॉस आर का मान जिस रंग के लिए 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2 होता है या इसके बराबर होता है, तो उन जगहों पर दीप्त पट्टियां या ब्राइट फ्रिंजेस दिखाई देती हैं। अतः जो भी रंग इन दीप्त पट्टियों वाले प्रतिबंधों को पूरा करते हैं, यानी ये प्रतिबंध है इसको पूरा करते हैं, वह रंग हमें दिखाई देता है और यही रीजन रिस्पॉन्सिबल है हमारी कलर्ड फ्रिंजेस के ऑब्जर्व होने का या कलर्ड फ्रिंजेस यानी हमारी जो बबल की फिल्म है उसमें कलर्स का ऑब्जर्व होने का। तो ये रहा टॉपिक इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म यानी पतली फिल्म द्वारा व्यतिकरण। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक फ्रेजनेल्स बाइप्रिज्म, फ्रेजनेल का द्वि प्रिज्म, बाइप्रिज्म इसका नाम है। तो 2 कोहेरेंट सोर्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रेजनेल बाइप्रिज्म, 2 कोहेरेंट सोर्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रेजनेल्स बाइप्रिज्म बाय रिफ्रैक्शन व्हिच रियलाइज और प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। यानी फ्रेजनेल बाइप्रिज्म से हम अपवर्तन क्रिया द्वारा 2 कला संबद्ध प्रकाश स्रोत प्राप्त करते हैं। यानी फ्रेजनेल बाइप्रिज्म से अपवर्तन द्वारा या रिफ्रैक्शन द्वारा 2 कला संबद्ध प्रकाश स्रोत प्राप्त किए जाते हैं जिनसे व्यतिकरण प्राप्त होता है। तो इंटरफेरेंस के लिए हमें ये फ्रेजनेल्स बाइप्रिज्म यूज करना पड़ेगा। इससे फ्रेजनेल बाइप्रिज्म से 2 कला संबद्ध प्रकाश स्रोत प्राप्त किए जाते हैं। फ्रेजनेल बाइप्रिज्म कंसिस्ट ऑफ 2 prisms which are connected back to back by base. Fresnel's biprism consists of 2 prisms which are connected to back by base. These are 2 prisms which are connected to back by base and connected to this. Actual Fresnel's biprism is constructed in one sequence, 1 by 1 prism, and refracting angle of these prism is very less than 1 degree or less than 1/2 degree or 30 minutes या 30 मिनट।
तो these refracting angle, this angle and this angle, these are very less than हाफ डिग्री या आधे डिग्री से कम होता है। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म दो प्रिज्मों का संयोजन होता है। तो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म हमारा ये दो प्रिज्म है, ये पहला प्रिज्म है, ये दूसरा प्रिज्म है, इसका संयोजन होता है जो कि आधार पर जुड़े हुए होते हैं और इन प्रिज्मों के अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण रिफ्रैक्टिंग एंगल, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एंगल, दिस इज अपवर्तन कोण का मान बहुत कम यानी आधे डिग्री के से कम या 30 मिनट से कम होता है। तो ये एक्चुअल में हमारा जो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म बनता है वो पूरा एक ही प्रिज्म से बनाया जाता है। कंस्ट्रक्शन दर्शाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो इस तरह से हमारा फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल, ये जो अपवर्तन कोण है वो आधे डिग्री से भी कम होते हैं, ऐसे बाइप्रिज्म होता है। ये इस तरह से बाइप्रिज्म लगभग फ्लैट दिखाई देगा। तो बाइप्रिज्म का ये सरफेस हम प्रकाश में देखकर पहचान लेंगे कौन सा सरफेस हमारा रिफ्रैक्टिंग एजेस रखता है। रिफ्रैक्टिंग एजेस ये हैं भुजाएं, तो हम उसको सोर्स एस के सामने रखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म हो गया और मोनोक्रोमैटिक सोर्स यहाँ पर है एक वर्णी प्रकाश स्रोत, इसके सामने हम रिफ्रैक्टिंग एजेस को रखेंगे और फिर जब यहाँ से प्रकाश निकलेंगी तो एक रे इधर गई और ये पैरेलल हो गई, दूसरी रे इधर गई पैरेलल हो गई, हम फोकस पर रखेंगे। तो इस तरह से हमारी रेज पैरेलल आगे बढ़ेंगी और फिर हम इन रेज को पीछे बढ़ाएंगे। इस रेज को पीछे बढ़ाया और इस रे को पीछे बढ़ाया और साथ ही साथ सेंटर पर जो रेज हैं इनको पीछे बढ़ाया, तो हमें दो सोर्सेस मिल गए S1 एंड S2। दीज सोर्सेस आर कॉल्ड वर्चुअल सोर्सेस, आभासी प्रकाश स्रोत। इनके बीच की दूरी जो है वो स्मॉल d होती है और स्क्रीन पर हमें फ्रिंजेस दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि S1 और S2 वर्चुअल सोर्सेस यानी एक ही प्रकाश स्रोत से दो आभासी प्रकाश स्रोत डिराइव्ड किए गए हैं और इस कारण से हमें इन दोनों प्रकाश स्रोत से चलने वाली लाइट जहां भी एक दूसरे के ऊपर पड़ेगी वहां इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण का रीजन मिलेगा। तो ये इंटरफेरेंस रीजन कहलाता है, व्यतिकरण का क्षेत्र। देन S1 S2 आर टू वर्चुअल सोर्सेस, वर्चुअल लाइट सोर्स, आभासी प्रकाश स्रोत, और A is distance from virtual sources to Fresnel's biprism and B is distance of Fresnel biprism to screen. S is a vertical narrow slit. S is a vertical narrow slit which is illuminated. S is vertical narrow slit which is illuminated to monochromatic light source like sodium lamp which has wavelength 5890 angstrom 5896 angstrom. Biprism AB is placed in front of slit S such that it is parallel to vertical slit S. Then we have here slit which is illuminated to a monochromatic light source like sodium lamp and our slit is vertical, then biprism should be vertical such that it is perpendicular to our source. Also parallel to our vertical slit. S एक ऊर्ध्वाधर पतली स्लिट है। S यहाँ पर S एक ऊर्ध्वाधर पतली स्लिट रखी गई है जिसे हम एक वर्णी प्रकाश स्रोत सोडियम लैंप द्वारा, जिसकी वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम या 5896 एंगस्ट्रॉम, ये बहुत क्लोजली होती हैं एक दूसरे से, तो ये लगभग मोनोक्रोमेटिक सोर्स की भांति काम करता है सोडियम लैंप, से प्रकाशित किया जाता है। और बाइप्रिज्म ABC को स्लिट एस के आगे इस तरह से रखते हैं। स्लिट एस के आगे इस तरह से रखेंगे कि प्रिज्म के बीच की ओर ऊर्ध्वाधर स्लिट के समांतर रहे, यानी प्रिज्म का जो बेस है वो स्लिट के पैरेलल रहे। तो इस तरह से प्रिज्म हमारा स्लिट के पैरेलल होना चाहिए, तभी ये सही अरेंजमेंट होगा। नेक्स्ट, व्हेन लाइट from S falls on surface AB and BC, when light from slit falls on surface AB and BC,
AB and BC, then light will be refract, and we get refracted light which travels parallel. If we draw refracted rays back, then we find light seems to coming from sources S1 and S2. If we draw refracted rays back, then we find light seems to coming from sources S1 and S2. Here is our refracted light. If we draw back refracted light back, this one meet at S2 and this one meet at S1, then light is seem to originated from S1 and S2. These S1 and S2 are called virtual sources, virtual light sources. तो इस तरह से जब प्रकाश स्लिट S से सतह AB और BC पर पड़ता है, यानी जब भी प्रकाश हमारा S से निकल के सतह जो बाइप्रिज्म की सरफेसेस हैं AB और BC पर पड़ता है, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी अपवर्तित किरणें निकलती हैं और ये पैरेलल निकलती हैं, पैरेलल होती हैं। यदि हम अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएं, तो हम जो अपवर्तित किरणें हैं हमारी, इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो यदि हम अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएं तो दो प्रकाश स्रोत S1 और S2 से प्रकाश आता हुआ प्रतीत होता है। तो दो स्रोत जो S1 और S2 हैं, ये इनसे प्रकाश आता हुआ हमारा प्रतीत होता है इस रीजन में। नाउ thus two virtual images or sources S1 and S2 are made from source S or slit S. Thus two virtual sources S1 and S2 are made from slit S. Virtual images S1 and S2 act as two monochromatic coherent light source. Thus virtual images or virtual sources S1 and S2 act like two monochromatic coherent light sources as these are derived from one source S. यानी इस प्रकार दो आभासी प्रकाश स्रोत S1 और S2 स्लिट S से प्राप्त होते हैं। क्योंकि ये आभासी प्रकाश स्रोत एक वर्णी तथा कड़ा संबद्ध प्रकाश स्रोत की भांति काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो S1 और S2 हैं, ये एक ही प्रकाश स्रोत S से व्युत्पन्न किए गए हैं, इसलिए ये कोहेरेंट होते हैं। चूंकि हमारा S मोनोक्रोमेटिक है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, इसलिए S1 और S2 भी मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होते हैं। अब लाइट फ्रॉम S1 and S2 सुपर इम्पोज ऑन ओवरलैपिंग रीजन। लाइट फ्रॉम S1 and S2 सुपर इम्पोज ऑन overlapping region which shown in shaded in figure. This shaded region is shown which shows light from S1 and S2 meet or overlap to each other. Now in this overlapping region interference appears because we have two coherent sources S1 and S2 from which light is coming. Hence when two lights meet each other, interference appears. Then overlapping region interference appears and fringes are seen on screen. यानी आभासी स्रोत S1 और S2 से निकलने वाला प्रकाश अतिव्यापन क्षेत्र में अध्यारोपित होता है। तो आभासी स्रोत S1 और S2 से निकलने वाला प्रकाश अतिव्यापन क्षेत्र, यानी जहां पर हमारी दोनों लाइटें मिलती हैं, वहां अध्यारोपित होता है, जो कि शेडेड से फिगर में दिखाया गया है। तो फिगर में शेडेड रीजन है, जहां पर S2, ये पूरा शेडेड रीजन है, जहां पर S1 और S2 से जो लाइटें निकलती हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप या कट करती हैं या एक दूसरे से मिलती हैं। तो ये हमारा ओवरलैपिंग रीजन या अतिव्यापन क्षेत्र होता है। तो अतिव्यापन क्षेत्र में या ओवरलैपिंग रीजन में व्यतिकरण होता है, इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि लाइटें हमारी कोहेरेंट सोर्सेस से निकल रही हैं, इसलिए इंटरफेरेंस होगा तथा स्क्रीन पर फ्रिंजें दिखाई देगी। इस तरह से फ्रिंजें दिखाई देगी स्क्रीन पर। स्क्रीन हम यहीं तक बनाते हैं। हमारी
स्क्रीन यहीं तक है। तो इस तरह से अल्टरनेट ऑर्डर में हमारी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस दिखाई देंगी। तो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस इनकी स्टडी करके हम कैलकुलेशन में प्रयोग करेंगे। इनकी पोजीशन की स्टडी करेंगे हम अपना जो बाइप्रिज्म का क्रॉस वायर है फील्ड ऑफ व्यू का, उसको हम हर एक डार्क फ्रिंज पर रखेंगे और फिर उसकी पोजीशन हम नोट करते चले जाएंगे। इससे हमें ब्राइट फ्रिंजेस की फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी। एक एवरेज फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हैं। वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम फ्रेजनेल्स बाइप्रिज्म, वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम फ्रेजनेल बाइप्रिज्म आर यूजिंग फ्रेजनेल बाइप्रिज्म। फ्रेजनेल बाइप्रिज्म के प्रयोग से प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना, जो हम मोनोक्रोमेटिक लाइट सोडियम लैंप लिए हैं उसकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है हमें। उसके लिए हम मोर क्लियर स्टडी करेंगे। ये हमारा फ्रेजनेल्स बाइप्रिज्म है एबीसी, और स्लिट एस से लाइट आ रही है, लाइट रिफ्रैक्ट होकर आगे बढ़ रही है और हमें वर्चुअल सोर्सेस पीछे बढ़ाने पर S1 और S2 मिलेंगे। ये जो हमारा एंगल है जो कि सोर्स S1 से ये ट्रेस हो रहा है, ये डेल्टा एंगल है। ये डेविएशन या विचलन कहलाता है। डेल्टा इज डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB एंड BC, इनके द्वारा डेविएशन प्रोड्यूस्ड होता है। तो कोण डेल्टा रिफ्रैक्टिंग सतहों या अपवर्तक सतहों AB और BC द्वारा उत्पन्न विचलन कोण है। तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है, इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम अल्फा रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का अपवर्तन कोण, ये प्रिज्म के कंस्ट्रक्शन के साथ ही आएगा। तो अल्फा को हम नोट कर लेंगे। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, यानी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ये जो बाई प्रिज्म है जिस मटेरियल का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी दिया रहेगा। तो ये जो दोनों चीजें दी रहेंगी। डेल्टा हमें कैलकुलेट करना है और साथ ही साथ ए डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। S1 S2 की बाई प्रिज्म से दूरी ए डिस्टेंस कहलाती है। तो इस तरह से हम एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण डेल्टा इक्वल टू अल्फा ब्रैकेट में μ-1। अल्फा रिफ्रैक्टिंग एंगल है बाइप्रिज्म का, रिफ्रैक्टिंग एंगल या अपवर्तन कोण, और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। तो इसके टर्म में डेल्टा लिख लिया। और फिर इसके बाद हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से एंगल ट्रायंगल त्रिभुज में DS1S, हम ट्रायंगल DS1S इसमें देखेंगे। हमारा ट्रायंगल DS1S में हम क्या देख रहे हैं, डेल्टा इक्वल टू या D/2। ये जो D/2 है ये यहां से लेके यहां तक की दूरी है D/2। ये राइट एंगल ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज, इसमें हम D/2 की वैल्यू निकाल लेंगे। D/2 इक्वल टू A tan डेल्टा। ए ये डिस्टेंस हो गई हमारा, ये लंब हो गया। तो सीधे सीधे हम D/2 इक्वल टू A tan डेल्टा लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये आ गया, क्या आ गया, D/2 इक्वल टू A tan डेल्टा। और चूंकि डेल्टा इज वेरी स्मॉल, हेंस tan डेल्टा विल बी इक्वल टू डेल्टा इफ डेल्टा इज रिटन इन रेडियन। यानी अगर हम डेल्टा को रेडियन में लिखें तो tan डेल्टा डेल्टा के बराबर हो जाएगा। तो ये लिख लेंगे A tan डेल्टा इक्वल टू A डेल्टा, और फिर डेल्टा की वैल्यू लिख लेंगे विचलन कोण अल्फा μ-1 यहाँ पर रखेंगे। और इस तरह से D इक्वल टू वर्चुअल सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी। D इक्वल टू A अल्फा ब्रैकेट में μ-1। अल्फा और म्यू दिए रहेंगे। ए डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे अपने ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, और फिर कैपिटल डी भी कैलकुलेट करेंगे A+B। तो इस तरह से वर्चुअल सोर्सेस से स्क्रीन की दूरी या डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम स्क्रीन, सोर्स एस से पर्दे की दूरी हम कैपिटल डी कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ W के फार्मूले को यूज करेंगे। W इक्वल टू D लैम्डा अपान स्मॉल d, इससे लैम्डा निकलेगा W स्मॉल d अपान कैपिटल D। लैम्डा इक्वल टू W स्मॉल d की वैल्यू 2A अल्फा ब्रैकेट में μ-1 अपान A+B। तो इस तरह से हमारा W हम फ्रिंज को ऑब्जर्व करके कैलकुलेट करेंगे फ्रिंज विड्थ, और फिर A डिस्टेंस ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट हम कैलकुलेट करेंगे। अल्फा दिया रहेगा, म्यू दिया रहेगा, और B डिस्टेंस हम ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से बाई कैलकुलेटिंग या बाई ऑब्जर्विंग
W A alpha mu B and putting these value in above equation, this equation, we get wavelength of monochromatic light source S. अतः प्रयोग द्वारा हम W अल्फा A B mu का मान ज्ञात करके उपरोक्त समीकरण या सूत्र में से लेम्डा यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एक वर्णी प्रकाश स्रोत S का तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात कर लेते हैं। यही हमारा फ्रेजनेस बाइप्रिज्म का एक्सपेरिमेंट है। इसके द्वारा हम किसी एक वर्णी प्रकाश स्रोत की वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात करते हैं। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल कंसीडर करते हैं इस चैप्टर के। न्यूमेरिकल्स में पहला न्यूमेरिकल 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के यानी फोकल लेंथ के उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। तो क्षमता हम जानते हैं P = 1/f यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम है। फोकस दूरी दिया है 50 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में बनाएंगे 0.5 मीटर, ये वैल्यू लिख लेंगे और ये इसकी क्षमता आ जाएगी या पावर ऑफ लेंस इज 2D, 2 डायोप्टर इसकी क्षमता आ गई। और दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं, एक लेंस की क्षमता -4.0D है, 4.0 डायोप्टर माइनस में है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और यह किस प्रकार का लेंस है। तो कॉन्वेक्स या कॉनकेव कौन सा लेंस होगा। तो चूंकि पावर माइनस में आ गई, फोकस दूरी हमारी माइनस में होगी, इसलिए ये लेंस जो है वो कॉनकेव लेंस है। तो लेंस की क्षमता के सूत्र से फोकस दूरी को हम उधर ले जाएंगे। तो इस तरह से फोकस दूरी हमारी आ गई -1/4 मीटर या 0.25 मीटर। और फोकस दूरी निगेटिव है, इसका मतलब हमारा जो लेंस है वो कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण से हम क्वेश्चन लेंगे। एग्जाम्पल 3, 1 mm दूरी पर स्थित दो समांतर पतली झिर्रियों यानी ये ओपनिंग है, इनको मोनोक्रोमेटिक लाइट से इल्यूमिनेट किया गया है, प्रकाशित किया गया है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस कोहेरेंट सोर्सेस इज 1 mm एंड 100 सेंटीमीटर इज डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन। 1 मीटर इज डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन and 1 mm is distance between two coherent sources and fringe width is 0.5 mm. Then we calculate wavelength of light या प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। तो सारा कुछ इसमें दिया है। स्मॉल d दो कोहेरेंट सोर्सेस के बीच की दूरी, तो ये हमारी 1 mm यानी 10⁻³ मीटर and d this is distance between coherent sources and screen, this is 1 meter capital D and W fringe width 0.5 into 10⁻³ meter. Hence our fringe width fringe की चौड़ाई W = d lambda upon small d, यानी हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है। लैम्डा = WD upon capital D। तो लैम्डा में फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे। लैम्डा = W की वैल्यू 0.5 into 10⁻³ एंड D = 10⁻³ मीटर एंड कैपिटल D is 1 मीटर। देन by 1 nothing will get change. Then lambda = 0.5 into 10⁻⁶ या लैम्डा 5 into 10⁻⁷, या इसको एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहें तो 5000 एंगस्ट्रॉम। ये 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश इस प्रयोग में लाया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 4, यंग के प्रयोग में दो स्लिटों के मध्य दूरी 0.3 mm की दूरी है। तो ये दो स्लिटों के मध्य यानी स्मॉल d की वैल्यू मिल गई। पर्दा स्लिट तल से 1.5 मीटर दूरी पर है, 1.5 मीटर दूरी पर स्थित है, तो कैपिटल D 1.5 मीटर हो गया। स्लिट को 4400 एंगस्ट्रॉम के एक वर्णी प्रकाश से प्रदीपित किया गया, यानी लैम्डा = 4400 एंगस्ट्रॉम। ज्ञात कीजिए तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी। तो ये सारी डिस्टेंसेस दी हुई हैं। D = 0.3 into 10⁻³ D कैपिटल D 1.5 मीटर एंड लैम्डा इज 4400 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से इसको मीटर में बदल देंगे, 10⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी यानी पोजीशन ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज, इसकी पर्दे के केंद्र से दूरी yn = n लैम्डा d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। इसमें n की वैल्यू 3 रखने पर तो y3 = 3
डी लैम्डा अपान स्मॉल डी आ जाएगा। इसमें वैल्यूज रखेंगे, कैपिटल डी की वैल्यू 1.5 है, यहाँ 3 इंटू 1.5 इंटू 4400 इंटू 10 अपान स्मॉल डी 0.3 इंटू 10⁻³ जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.6 इंटू 10⁻³ मीटर। ये हमारी तीसरी ब्राइट फ्रिंज की पर्दे के केंद्र से दूरी। अब छठवीं डार्क फ्रिंज की या अदीप्त फ्रिंज की पर्दे के केंद्र से दूरी यह ज्ञात करनी है। छठवीं अदीप्त फ्रिंज की पर्दे के केंद्र से दूरी, तो अदीप्त फ्रिंज का फार्मूला यूज करेंगे yn इक्वल टू 2n-1 डी लैम्डा अपान 2d। n की वैल्यू 6 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11, ब्रैकेट की क्वांटिटी 11 आ जाएगी। तो y6 इक्वल टू 11 डी लैम्डा अपान स्मॉल 2 स्मॉल डी, तो 1.5 इंटू 4400 इंटू 10⁻10 अपान 2 डी की वैल्यू 0.3 इंटू 10⁻³ और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें छठवीं डार्क फ्रिंज की पर्दे के केंद्र से दूरी दे देगा। y6 इक्वल टू 1.21 इंटू 10⁻² मीटर। ये डिस्टेंस आ गई हमारी छठवीं डार्क फ्रिंज की पर्दे के केंद्र से दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 5, 6800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश स्रोत, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की दूरी, स्लिटों की दूरी 1 mm है, स्मॉल डी 1 mm और पर्दे के केंद्र से दूरी कैपिटल डी 1.5 मीटर। फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें सारी वैल्यूज दी गई हैं, केवल फार्मूले में रखना है। 6800 एंगस्ट्रॉम लैम्डा डी 1 mm यानी 10⁻³ mm और कैपिटल डी 1.5 मीटर। बस इसको W इक्वल टू सिर्फ फ्रिंज की चौड़ाई के फार्मूले में रखना है, W इक्वल टू डी लैम्डा अपान स्मॉल डी और डी 1.5 कैपिटल डी लैम्डा 6800 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में बदल लेंगे 10⁻³ और स्मॉल डी 10⁻³ और इसको सॉल्व करेंगे 1.02 इंटू 10⁻³ ये फ्रिंज विड्थ यानी फ्रिंज की चौड़ाई आ गई। नेक्स्ट एग्जाम, इसमें यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंजेस प्राप्त हो रही हैं। हम पर्दे को यानी स्क्रीन को स्लिट की ओर 5 इंटू 10⁻² मीटर खिसका दें, यानी पर्दा और करीब लाएं स्लिटों के, तो फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो परिवर्तित हो जाती है। कितनी हो जाती है, कितनी परिवर्तित हो जाती है? 3 इंटू 10⁻5 मीटर परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से कम हो जाएगी, परिवर्तित का मतलब कम हो जाएगी। यदि स्लिटों के मध्य दूरी 10⁻³ हो, स्लिटों के मध्य दूरी 10⁻³ हो, तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र W इक्वल टू डी लैम्डा अपान स्मॉल डी। इसमें हम पर्दे को हम स्लिटों की ओर खिसकाएंगे या छिद्र की ओर खिसकाएंगे, तो जो डिस्टेंस आएगी हमारी वो चेंज हो जाएगी। D1 इक्वल टू डी ओरिजिनल डिस्टेंस माइनस 0.5 इंटू 10⁻² मीटर, इतना माइनस कर देंगे तो नए फ्रिंज की चौड़ाई कम हो जाएगी, यानी जो नया फ्रिंज सिस्टम बना उसकी फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? W1 इक्वल टू ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ माइनस 3 इंटू 10⁻5, इतनी कम हो गई। और फिर हम पहला फार्मूला हमारा ये हो गया, दूसरा फार्मूला W1 इक्वल टू D1 लैम्डा अपान स्मॉल डी। इस फार्मूले से W1 और D1 की वैल्यू रखेंगे। W1 की वैल्यू रखा हमने W माइनस 3 इंटू 10⁻5, D1 की वैल्यू रखा D माइनस 10⁻² लैम्डा अपान डी। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम राइट साइड ले जाएंगे, जो घटने वाला टर्म है डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, ये पहला टर्म आ गया, माइनस 5 इंटू 10⁻² लैम्डा अपान डी, और ये जो निगेटिव टर्म था इधर पॉजिटिव हो गया, 3 इंटू 10⁻- प्लस 3 इंटू 10⁻5। और फिर हम जानते हैं W की वैल्यू डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, ये पहले से ही इंगित है, तो ये कट जाएगा हमारा डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, ये लेफ्ट और राइट साइड में कट जाएंगे और लैम्डा की वैल्यू हम सीधे सीधे कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करेंगे, इस जो टर्म है इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और फिर लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और डी मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो 3 इंटू 10⁻5 इंटू डी अपान 5 इंटू 10⁻²। तो इस तरह से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। डी की वैल्यू हमें मालूम है 10⁻³
मीटर यहाँ पर रख देंगे और ये कैलकुलेट होके आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर, यानी 6000 एंगस्ट्रॉम हमारे जो प्रकाश इल्यूमिनेट हो रहा है इसकी वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7। दो प्रकाश स्रोतों लाइट सोर्सेस से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I और 4I है। तो जो कलांतर हमारे कला संबद्ध स्रोत हैं उनकी इंटेंसिटी तीव्रता I और 4I है। तो उस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात कीजिए जहां कलांतर शून्य है। कलांतर शून्य कहाँ होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। तो हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू I2 cos फाई, इस फार्मूले में फाई की वैल्यू हम 0 रख देंगे। तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई और फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे इंटेंसिटी, ये 9I, ये टोटल इंटेंसिटी हमारी जहां पर कलांतर या फेज डिफरेंस शून्य है, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारी इंटेंसिटी आ गई 9I। इसी तरह से जहां पर कलांतर पाई हो, तो दूसरा क्वेश्चन इसी में कलांतर पाई हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसके लिए हम क्या करेंगे? कॉस फाई की वैल्यू कॉस पाई यानी -1 रख देंगे। इस तरह से आई रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आर इक्वल टू आई प्लस 4I प्लस 2 रूट आई इंटू 4I कॉस पाई, यहाँ पर पाई की वैल्यू कॉस पाई वैल्यू -1 हो गई। तो इस तरह से हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आ गई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में 9I आ गई और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में I आ गई। तो 9 गुना का अंतर है इंटेंसिटी में। तीसरा केस, जब हमारा पाथ डिफरेंस λ/4 हो, यानी पथांतर λ/4 हो, तो हमारा जो कलांतर होगा वो कितना होगा? π/2। तो π/2 कलांतर या फेज डिफरेंस के लिए हमें कैलकुलेट करना है इंटेंसिटी। तो कैलकुलेट करेंगे हम π/2 फेज डिफरेंस के लिए इंटेंसिटी। तो फेज डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं 2π λ/λ इंटू एक्स की वैल्यू λ/4। तो इससे हमें फाई की वैल्यू π/2 मिल गई और फिर cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। तो आई आर इक्वल टू आई प्लस 4I और cos पाई की वैल्यू 0 होती है, तो इसको ये टर्म पूरा 0 हो गया। तो 5I हमारा ये आंसर आ गया। हमारी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी फॉर पाथ डिफरेंस λ/4 के लिए 5I आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 8। यंग के प्रयोग में 6000 तरंगदैर्घ्य की फ्रिंज से तरंगदैर्घ्य के प्रकाश से फ्रिंज की चौड़ाई 1.5 mm प्राप्त होती है। यदि संपूर्ण ऑपरेटर्स को हम जल के भीतर प्रयोग करें, यानी ये प्रयोग को हम जल के भीतर करें, फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया गया है जल का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33। तो इस तरह से हमारा जो वेवलेंथ है एक्चुअल एयर में वो 600 एंगस्ट्रॉम यानी 6000 इंटू 10⁻10 मीटर, और फिर जो फ्रिंज विड्थ आ रही है हमारी 1.5 यानी 1.5 mm यानी 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.33। तो जो हमारी फ्रिंज की चौड़ाई है एयर में, उससे हम स्मॉल d और कैपिटल D के टर्म में इक्वेशन लिख लेंगे। W1 इक्वल टू d लैम्डा A/d। एयर में ये बात हो रही है तो ये 1.5 इंटू 10⁻³ d लैम्डा 600 इंटू 10⁻10 अपॉन स्मॉल d। और दूसरे केस में हम क्या करेंगे? जब हम इसको जल के भीतर डाल देंगे पूरे एपरेटस को, तो जो वेवलेंथ होगी 600 वो मॉडिफाई हो जाएगी। वेवलेंथ कैसे मॉडिफाई होगी? वेवलेंथ इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस तरह से 600 इंटू 10⁻10 अपॉन 1.33 मीटर, ये वेवलेंथ इस तरह से मॉडिफाई हो गई, कम हो गई। तो वेवलेंथ कम होने से हमारी फ्रिंज की चौड़ाई भी घट जाएगी। तो फ्रिंज की चौड़ाई W2 इक्वल टू d लैम्डा W वाटर में वेवलेंथ अपॉन स्मॉल d। तो W2 इक्वल टू कैपिटल D लैम्डा W की वैल्यू रखेंगे 6000 इंटू 10⁻10 अपॉन 1.33 और स्मॉल d से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब हम इन दोनों इक्वेशन से, इससे और इससे कंपेयर करके हम W2 की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम ऊपर वाले इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। तो W2 अपॉन 1.5 इंटू 10⁻³ ये नीचे लेफ्ट साइड में आ गया, और फिर राइट साइड में हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये पूरा टर्म सेम रहेगा हमारा, आ गया
और फिर इसमें रिवर्स कर देंगे डी अपान इस कैपिटल डी इंटू 10⁻600 इंटू 10⁻6000 इंटू 10⁻10 और फिर ये लैम्डा सीधे कट गया 6000 इंटू 10⁻10 और स्मॉल डी भी कट गया, कैपिटल डी भी कट गया, केवल हमारा 1.33 यहाँ बचा 1 अपान और इसको 1.5 को इधर ले जाएंगे 1.5 इंटू 10⁻3 तो ये हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा W2 इक्वल टू 1.12 इंटू 10⁻³ मीटर। ये आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 9 ये क्या है, यंग के प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्घ्य की एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स से दो कला संबद्ध स्लिटें जिनके बीच की दूरी 0.5 mm, यह स्मॉल डी हो गया 0.5 mm है। स्लिट और पर्दे के मध्य की दूरी 1 मीटर है, कैपिटल डी 1 मीटर हो गई। फ्रिंज की चौड़ाई और कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो लैम्डा दिया गया है 6000 एंगस्ट्रॉम यानी 6000 इंटू 10⁻10 मीटर। फिर स्मॉल डी 1.5 mm यानी 1.5 इंटू 10⁻3 मीटर, तो ये इस तरह से कैपिटल डी 1 मीटर है। फ्रिंज की चौड़ाई W इक्वल टू डी लैम्डा अपान स्मॉल डी यानी 1 इंटू 6000 इंटू 10⁻10 अपान 1.5 इंटू 10⁻3 मीटर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, W आ जाएगा 4 इंटू 10⁻4 मीटर। फिर फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज ये कैलकुलेट करना था सेकंड पार्ट में। एंगुलर विड्थ थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी स्मॉल डी, सीधे सीधे कैलकुलेट कर लेंगे 6000 इंटू 10⁻10 अपान 1.5 इंटू 10⁻3 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये फिर से आ जाएगा थीटा इक्वल टू 4 इंटू 10⁻4 और इसका यूनिट रेडियन आ गया। W हमारा जो मीटर में आया और ये रेडियन में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 10 करेंगे। यंग के प्रयोग में फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई 0.5 डिग्री मापी गई, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज इज 0.5 डिग्री, इसको रेडियन में हमें बदलना पड़ेगा। और फिर प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड 6340 एंगस्ट्रॉम। और फिर हम क्या करेंगे, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई को 25% बढ़ाने पर, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई एंगुलर विड्थ को 25% बढ़ाने के लिए प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए, यानी कौन सा वेव प्रकाश हम प्रयोग करें, कितना वेवलेंथ का ये निकालना है। तो पहले क्या दिया गया है, एंगुलर विड्थ 0.5 डिग्री, इसको बदलेंगे पाई बाई 180 इंटू 0.5 रेडियन, ये आ गया। लैम्डा 1 6340 एंगस्ट्रॉम यानी 6340 इंटू 10⁻10 मीटर। और फिर हम फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे थीटा 1 इक्वल टू लैम्डा अपान डी स्मॉल डी। थीटा 1 की वैल्यू रखेंगे पाई बाई 180 इंटू 0.5, लैम्डा 1 6340 इंटू 10⁻10 स्मॉल डी की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेंगे और ये आ जाएगा 7.26 इंटू 10⁻5 मीटर। ये हमारा दो कोहेरेंट सोर्सेस के बीच की दूरी आ गई। अब हम अपनी फ्रिंज एंगुलर विड्थ को, फ्रिंज की एंगुलर विड्थ या फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई को 25% बढ़ाएंगे। तो थीटा 2 इक्वल टू इंक्रीज्ड हमारी एंगुलर विड्थ मिलेगी थीटा 1 प्लस 25% यानी थीटा 1 इंटू 25 अपान 100। इस तरह से 25% हमने इंक्रीज कर दिया। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.5 प्लस 0.5 इंटू 0.5 इंटू 25 अपान 100। ये हमारा इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 डिग्री में से कितना बढ़ गया, थीटा 2 इक्वल टू 0.625 डिग्री और इसको रेडियन में बदलेंगे पाई बाई 180 से, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा थीटा 2 रेडियन में बदल गया। और फिर फार्मूले से थीटा 2 इक्वल टू लैम्डा 2 अपान डी, लैम्डा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, थीटा 2 यहाँ कैलकुलेटेड है और डी की वैल्यू रख देंगे। तो सारी वैल्यूज रखने पर लैम्डा 2 इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 0.625 इंटू 7.26 इंटू 10⁻5, ये हमारा थीटा की वैल्यू हो गई थीटा 2 और ये इधर ये डी की वैल्यू हो गई। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7.91
9 इंटू 10⁻⁻7 ये मीटर में आएगा तो एंगस्ट्रॉम में बदल लेंगे। 7919 एंगस्ट्रॉम ये विजुअल रीजन से बाहर चला गया, इंफ्रारेड रीजन में चला गया। तो ये हमारा आंसर आ गया।